जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति को समझा था। उसी से संबंधित एक और चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रवाद। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूरोप एक महादेश है और राष्ट्रवाद का भावना वहाँ पे कैसे उगा या उठा, वहाँ पे लोगों में कैसे राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुआ, वो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम करना। क्या हुआ था कि सन 1789 ईस्वी में 1789 में क्या हुआ था, एक देश था फ्रांस। फ्रांस एक देश था जहाँ पे क्रांति हुई थी, ठीक है। 1789 में आप लोग जानते होंगे, 1789 में फ्रांस में क्रांति हुआ था और उस क्रांति ने पूरे यूरोप देश को हिला कर रख दिया था। उस क्रांति ने पूरे यूरोप देश को हिला कर रख दिया था, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा इसको उत्पन्न किया गया था और उनका एक नारा भी दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का, जिसके द्वारा वहाँ पे क्रांति एक प्रबल रूप से उभरती हुई सामने प्रकट हुई, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो राष्ट्रवाद की भावना का अर्थ होता है अपने देश से प्रेम करना, ठीक है। और राष्ट्रवाद की भावना किस क्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ, तो फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। फ्रांस की क्रांति, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुआ था, क्योंकि एक राजा था, आप लोग जानते होंगे, लुई 16वां। एक राजा था लुई 16वां, ठीक है। एक लुई 16वां राजा था जो कि एक निरंकुश शासक था। इसकी पत्नी जो थी, इसकी पत्नी का जो नाम था मैरी एंटोइनेट था, ये भी वैसे ही थी, इसके जैसे ही। ये क्या करती है, पूरे फ्रांस के शासन करने के लिए अपने महाराज को, अपने राजा को कहती है कि आप विश्राम करें, मैं आपके देश को चलाऊंगी, अपने राष्ट्र को चलाऊंगी। जिसके बदौलत वहाँ पे वो क्या करती है, बहुत पैसे खर्च कर देती है और उसके बदले में अपने जनता से बहुत ज़्यादा मात्रा में कर लेती है, ठीक है। जिसके बदौलत और यहाँ पे क्रांति शुरू हुआ। और ये भी रीज़न नहीं था, इससे कई कारण थे कि क्रांति इसके वजह से उत्पन्न हुआ फ्रांस में, ठीक है। तो 1789 में फ्रांस का क्रांति उत्पन्न हुआ, हम सभी लोग जान गए। उस समय राजा लुई 16वां था। अब क्या होता है कि वहाँ की जनता ने इतना आक्रोश में आके, इतना क्रोध में आके आंदोलन को बढ़ावा दिया कि वो क्रांति में बदल गया। और क्रांति ऐसे हुआ कि इसके बारे में मैं कह नहीं सकता कुछ। ये क्रांति कुछ ऐसे हुआ ना कि वहाँ पे पूरी जनता फ्रांस के राजा के खिलाफ क्रांति कर बैठी। और क्रांति का परिणाम ये रहा कि जैसे हमारे देश में संसद होता है ना, वैसे ही तो वहाँ पे भी एक संसद होता था जिसका कहा था नेशनल असेंबली। वहाँ पे क्या किया गया, वहाँ पे संविधान के तैयार किया गया, ठीक है। मतलब वहाँ पे फ्रांस में, और 1791 तक प्रयास किया गया कि लागू हो जाए। और 1791 के बाद 1793 में क्या किया गया, लुई 16वां को फांसी दे दिया गया। यानी फ्रांस में संविधान को कब तैयार किया गया, नेशनल असेंबली के द्वारा 1791 में, और उसके बाद 1793 में लुई 16वां को फांसी दे दिया गया। अब क्या होता है, लुई 16वां का अंत हो जाता है। लुई 16वां के अंत के बाद एक इसका सेनापति था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही साहसी, वीरता और साहसी सेनापति था, जो कि इसके सैनिक का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। जब ये मर जाता है लुई 16वां, तो ये आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये बुर्बो वंश का था। किस वंश का था ये, बुर्बो वंश का। मैं पहले ही बता चुका हूँ आप सभी को, ये बुर्बो वंश का था। अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब बुर्बो वंश के एक समय के बाद समाप्ति हो जाता है यहाँ पे लुई 16वां के बाद, तो यहाँ पे जो उसका सेनापति था ना, तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब लुई 16वां मर जाता है तो उसके आसपास के जितने भी पड़ोसी देश थे वो सोचते हैं कि इस देश पे मैं कब्जा कर सकता हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं, पड़ोसी देश जैसे हंगरी नहीं कह सकता मैं, ऑस्ट्रिया कह सकता हूँ, जर्मनी कह सकता हूँ, पोलैंड कह सकता हूँ, इन देशों ने प्रयास किया कि मैं फ्रांस पे कब्जा करूं और उसको अपना उपनिवेश बनाऊं, अपना गुलाम बनाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नेपोलियन बोनापार्ट था, जो इसका क्या था, सेनापति था नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस के सैनिक का सेनापति था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। बोनापार्ट ये क्या करता है, उन सभी युद्धों को और सभी राजा महाराजाओं को जो भी इस देश पे कब्जा करने के लिए आते हैं, उन सबको हराता है। और हराने के पश्चात ये क्या करता है, ये 1799 के बाद 1799 में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 1799 में ये क्या करता है, ये फ्रांस में पूरी जनता के बीच इसका
शान बढ़ जाता है, यानी एक मतलब फेमस हो जाता है कि ये मतलब फ्रांस की जनता इसको पसंद करने लगती है और ये बेहतर कार्य करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता इसको काफ़ी बेहद पसंद करती है। तब से क्या होता है कि अब नेपोलियन का समय शुरू हो जाता है, और नेपोलियन का समय ऐसा कहा जाता है, नेपोलियन का समय 1799 से लेकर 1814 तक था। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का समय कब से कब तक था। तो 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की जनता में एक महान नेता की तरह उभर के सामने आया। और 1804 में क्या हुआ, जब ये फ्रांस का शासक बना, ये 1804 में फ्रांस में शासक बना, तो ये क्या किया, फ्रांस में अपना संहिता लागू किया। 1804 में जब राजा बना फ्रांस का, तो ये क्या किया, फ्रांस में अपना संहिता लागू किया। और क्या किया, साथ ही साथ इसने क्या किया, अपना संहिता लागू किया। और इस संहिता के द्वारा क्या किया कि फ्रांस की जनता पे जितने भी दुख थे, जितने भी उनके कष्ट थे, दूर करने का प्रयास किया, उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास किया। जैसे मैं कह सकता हूं कि जो भी मध्यम वर्ग के लोग थे, उनसे जितने भी विशेष प्रकार के कर थे, उन सब करों को हटाया, और साथ ही साथ सभी जनता को एक विशेष रूप से सामान्यतः और सबको बराबरी का अधिकार दिलाया। ठीक है, यही था नेपोलियन संहिता, या इसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। आगे चल के क्या होता है कि 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, 1806 में ये क्या करता है, नेपोलियन बोनापार्ट, जर्मनी एक देश था, उसके आसपास के क्षेत्रों में जाके ये राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल करना चाहता था, जिससे और भी देशों पे जो भी राजतंत्र चल रहा है, जो व्यवस्थित रूप से राजतंत्र नहीं चल रहा है, उसको समाप्त करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल करने की इच्छा चाहता है। ठीक है, तो 1806 में उसने क्या किया, जर्मनी में जाके लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना प्रबल करना चाहा, और राष्ट्रवाद की भावना को इस प्रकार प्रबल किया कि इस प्रकार वहां पे जनता नेपोलियन बोनापार्ट को इतना पसंद किया कि जिसके वजह से नेपोलियन बोनापार्ट ने एक संस्था गठन किया था, जिसे हम लोग कहते हैं जर्मन राइन संघ। क्या कहते हैं, जर्मन राइन संघ। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है ऐसा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन सा संस्था का स्थापना किया था, तो याद रखिएगा आप इसको, जर्मन राइन संघ। इसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप जैसे देशों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल करना। और ठीक इसी तरह याद रख सकते हैं आप लोग कि इसके आसपास के जितने भी देश थे ना, इन लोगों को नेपोलियन का इतना बढ़ावा देखा नहीं जा रहा था। जैसे एक देश था ऑस्ट्रिया, वो इसका मतलब राष्ट्रवाद की जो भावना बढ़ रहा था, फ्रांस में जो लोकतंत्र या गणतंत्र का जो स्थापना होने जा रहा था, वो ऑस्ट्रिया का एक शासक था, या मैं कह सकता हूँ मेटरनिक था, जो चांसलर था ऑस्ट्रिया का, उससे ये देखा नहीं गया। उसने क्या किया, 1814-15 के में क्या किया, अपने पड़ोसी देशों को लेकर, जैसे पड़ोसी देशों के जैसे अपने मित्र देशों को लेकर, रूस को और ऑस्ट्रिया को, ब्रिटेन को और भी देशों को लेके, प्रसा को लेके, इसने क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट पे आक्रमण कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट पे आक्रमण कर दिया, और अतः 1814 में नेपोलियन बोनापार्ट इन सभी देशों से हार जाता है, और उसी को कहा जाता है वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध। याद रखिएगा, वाटरलू का युद्ध किसके किनके बीच हुआ था, तो आप लोग याद रख सकते हैं, फ्रांस और 4 देश ऐसे थे जो इनको मिलके नेपोलियन बोनापार्ट को हराए थे। जैसे एक देश था ऑस्ट्रिया, इसके बाद रूस, फिर प्रसा यानी जर्मनी का पुराना नाम, और एक ब्रिटेन। 4 देशों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को इतना हराया बुरी तरीके से कि नेपोलियन बोनापार्ट बुरी तरह से अपना हिम्मत हार चुका था, और अंत में यह फ्रांस देश को छोड़ के एक विशेष प्रकार के टापू पे चला गया। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट एक साहसी और वीर सेनापति था, और 1804 में फ्रांस का राजा बना। और आगे क्या होता है, 1814 में अब क्या होता है, जो बुर्बोवंश समाप्त हो जाता है, उसको क्या करता है, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर रहता है मेटरनिक, ये क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर रहता है मेटरनिक, ये क्या करता है, वियना में वियना में क्या करता है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना में क्या करता है, ये एक सम्मेलन बुलाता है। क्या बुलाता है, एक सम्मेलन बुलाता है वियना में 1815 में। ठीक है, इस सम्मेलन में क्या करता है, ये फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट को भी बुलाता है, ठीक है, वियना में। और साथ ही साथ ये चारों देशों को बुलाता है। एक तो ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मन और रूस हो गया,
प्रसा हो गया यानी जर्मनी, और बी से ब्रिटेन यानी इंग्लैंड हो गया। इन सभी देशों को बुलाता है और इस बोनापार्ट का काफी बेइज्जती किया और बोला कि तुम इस देश को छोड़ के चले जाओ, अन्यथा में हम सभी तुम्हारे हत्या कर देंगे। तो नेपोलियन बोनापार्ट इस देश को छोड़ के चला जाता है। और इसके बाद क्या होता है, जो बुर्बो वंश जो था ना यहाँ पे, बुर्बो वंश, ये पुनः वियना कांग्रेस के द्वारा या वियना सम्मेलन के द्वारा, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था उसके द्वारा पुनः इसका स्थापना किया जाता है। और इसी के बाद से आप लोग जानते होंगे 1815 से लेकर 1848 तक यूरोप में जो शासन था, जो समय था, इसको मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। और आप लोगों ने समझा भी कि नेपोलियन बोनापार्ट का समय कब से रहा, 1799 से लेकर 1814 तक। ये रहा एक छोटा सा समरी फ्रांस की क्रांति से संबंधित यूरोप में राष्ट्रवाद। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे कि 1830 में, जुलाई 1830 की फ्रांस की क्रांति कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो और एक बात यहाँ पे फिर से हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद के बारे में मैं बोल सकता हूँ, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना यानी राष्ट्र एकता की भावना को प्रबल करता है। ठीक है, या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश के प्रति प्रेम करना। और राष्ट्रवाद की भावना कहाँ से जागी या कहाँ से जागृत हुई, तो फ्रांस की क्रांति 1789 से। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद सब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा हट गया तो यहाँ पे पुनः वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो वंश का स्थापना हुआ। और इसके बाद फ्रांस का जो राजा बना ना, लुई 18वां बना। कौन बना? लुई 18वां बना। यानी 1815 में, यानी कह सकता हूं मैं 1815 के आसपास लुई नेपोलियन माफ कीजिएगा, जो बनता है राजा 1815 के आसपास, फ्रांस का नया राजा जो बुर्बो वंश का था, उसका क्या नाम था? लुई 18वां राजा बनता है। ठीक है, ये किस वंश का था लुई 18वां? तो ये मैं कह सकता हूं लुई 18वां किस वंश का था? ये तो ये था बुर्बो वंश का। अब इसके बाद से ये शासन व्यवस्था चलेगा। लुई 18वां एक अच्छा योग्य शासक था। इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस 1830 की क्रांति। ठीक है, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं आप सभी से।